पीएम नरेंद्र मोदी की माता ने शुक्रवार सुबह दुनिया को अलविदा कह दिया। पीएम की मां के निधन पर सीएम मनोहर लाल ने शोक व्यक्त किया। सीएम ने कहा, उस मां को नमन जिन्होंने देशभक्त और देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मां की प्रेरणा से ही पीएम मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं दूसरे मंत्रियों समेत देश ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। कर रहे हैं। वास्तव में उस माँ को नमन करता हूँ जिस माँ ने देशभक्त और एक इस प्रकार से समर्पित व्यक्तित्व जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको जन्म दिया। 100 साल की आयु माँ की हुई और माँ की प्रेरणा से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस लगन से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में एक नाम कर रहे हैं, वास्तव में इस माँ की ही कृपा से ये सब संभव हो पाया है। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन पर शोक जताया। लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबा के निधन की दुखद सूचना मिली। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना की है और शोकाकुल प्रधानमंत्री और समस्त परिवारजनों को संबल प्रदान करने की शक्ति दे। अंत में उन्होंने लिखा, ओम शांति। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन बा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन जी के निधन की दुखद सूचना मिली। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की कामना की और शोकाकुल प्रधानमंत्री मोदी और समस्त परिवारजनों को सबल प्रदान करने की भी विधानसभा अध्यक्ष ने कामना की। तो वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी पीएम मोदी की माता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि माता स्वर्गीय श्रीमती हीराबेन के उच्च कोटि के संस्कारों से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश दुनिया में भारत का नाम और मान सम्मान बढ़ाया है। गुरुग्राम के सेक्टर 23 में उस वक्त बवाल हो गया जब यूनिवर्सिटी के साथ लगती खाली जमीन पर वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की ओर से बाउंड्री कराई जा रही थी। आसपास के लोगों को जब सूचना मिली तो वहां पर जमकर हंगामा किया गया और उनके कार्यों को रुकवा दिया गया। लोगों का आरोप है कि विशेष समुदाय की ओर से खाली जमीन पर कब्जा किया जा रहा है ताकि यहां मस्जिद और कब्रिस्तान बनाए जा सके। वहीं मौके पर मौजूद वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने दावा किया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से उन्हें ईदगाह के लिए ये जमीन अलॉट की गई है, जिसकी निशानदेही भी पिछले सप्ताह अधिकारियों ने कराई थी। उसी जमीन को वक्फ बोर्ड अपने अधीन लेने के लिए बाउंड्री करा रहा है। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में मुस्लिम समाज का एक भी व्यक्ति नहीं रहता। ऐसे में घनी आबादी के बीच अस्पताल की साइट पर विभाग कोई जमीन अलॉट नहीं कर सकता। लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ करोड़ों रुपए की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। है, मैं भी यहाँ का RW का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और कर्मचारी प्रकोष्ठ से भी हूँ मैं। बात यह है, नंबर 1 चीज़, पहले सेक्टर कटा है, सेक्टर के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 1 चीज़
कि कोई वक्फ बोर्ड वगैरह का यहाँ पे ज़मीन है या और है, हॉस्पिटल की जगह है, वो आप उसके नक्शा देखो, प्रॉपर नक्शे के अंदर भी ये मेंशन किया हुआ है। दूसरी बात ये रही कि हमारी इस पब्लिक के अंदर सेक्टर 23A का प्रधान बैठा हुआ है। यहाँ 5 कॉलोनी है, 5 कॉलोनियों में से किसी को भी इन्होंने बताया नहीं। मिस गाइडलाइंस दे करके यही बात चर्चा में चल रही थी कि यहाँ पे वो पार्क बन रहा है, चिल्ड्रन पार्क बन रहा है। जो भी कार्रवाई हो रही है हमें मिसगाइड किया गया। यहाँ पे बोला कि पार्क बना रहे हैं, बच्चों का चिल्ड्रन पार्क है, चिल्ड्रन पार्क बना रहे हैं, हमने बनने दिया। जब आज हमें पता लगा कि ये तो बोर्ड ने को अलाट करके और गवर्नमेंट ने क्या नाम है इनको मस्जिद बनाने के लिए दे दिया, तो सब यहाँ तो मस्जिद नहीं बन सकता है। बोला जी वहाँ से पालम बिहार से उठा के यहाँ दे दिया। क्यों दे दिया हमारी जमीन को? हम तो गाँव के रहने वाले हैं ना, जमीन तो हमारी है, कि बाहर के की तो है नहीं। हमें तो ये बिल्कुल नॉलेज में ही नहीं थी कि यहाँ ये तो हॉस्पिटल की ज़मीन हमें पहले बताई गई थी कि यहाँ मैक्स का हॉस्पिटल बनेगा और मैक्स की ये ज़मीन है, हुड्डा की ज़मीन है। लेकिन ये तो कोई कहीं भी किसी ने बताया ही नहीं कि यहाँ कोई मस्जिद का निर्माण होगा या फिर क्या कहते हैं कोई मंदिर बनेगा या फिर मतलब कोई भी चीज़ है, वो उसका हमारी नॉलेज में ही नहीं है ये कोई भी चीज़। और ना ही हमें बताया यूज कहाँ होना चाहिए, इसका हॉस्पिटल के लिए यूज हो, ठीक है, हाँ, और स्कूल बनाओ, पार्क बना दो, पार्क के लिए भी हाँ, बस जो भी कोई हुड्डा की प्लानिंग है उस हुड्डा की प्लानिंग के अनुसार जो भी कोई है वो होना चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन उन्होंने ले ली, तो इससे पहले खाली 5 सेक्टर में भी जगह खाली पड़ी है, सरकार वहाँ पे दे दे, यहीं पे क्यों दे रही है? रेजिडेंशियल एरिया है, गांव भी है, सेक्टर भी है, यहाँ पे सेक्टर भी है, सब लोग रहते हैं, लेकिन इसके लिए यही जगह क्यों देनी है? यहाँ पे खाली ज़मीन इसलिए दे दी उन्होंने। पहले बोला था यहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन हॉस्पिटल की कार्रवाई तो बहुत पहले से चल रही है, हॉस्पिटल की कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई। लेकिन बैकअप बोर्ड वालों ने 2 दिन के अंदर इन्होंने वो ले लिया, बनाने के लिए एग्रीमेंट मिल गया, इनको पोजीशन लेटर मिल चुका है कि यहाँ पे आके बना लो। सरकार से हम अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल बना दो। गुरुग्राम के पालम विहार इलाके के करीब 2.5 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के अधिकारी अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। साथ ही जमीन पर ईदगाह का निर्माण भी करा रहे हैं, जिसे लेकर इलाके के लोगों ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर डीसी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की गई है। क्या हमें यहाँ पे अपने सेक्टर 23A के अंदर NCU जो नॉर्थ कैंपस यूनिवर्सिटी है उसके पास में 6.5 एकड़ लैंड पड़ी हुई है HSVP की। तो हमें परसों ही शाम को पता चला था कि यहाँ पे 2.5 एकड़ ज़मीन मस्जिद और उसके कब्रिस्तान के लिए अलॉट कर दी गई है। पहले उनसे पूछ रहे थे जब काम चल रहा था तो उन्होंने बताया कि जी हम यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क बना रहे हैं, लेकिन हमें परसों शाम को पता चलने के बाद में ओम विहार और सेक्टर 23A का पूरा प्रतिनिधि मंडल माननीय उपायुक्त महोदय जी को ज्ञापन देने आया था इसी ईदगाह के विषय में। हमें पता चला, परसों रात को ही पता चला कि HSVP विभाग द्वारा हमारे गांव के साथ लगती हुई जो कि हॉस्पिटल के लिए प्रस्तावित जमीन थी, उस जमीन का आवंटन ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए कर दिया गया है, जिसका आसपास के क्षेत्र के सभी निवासियों को जब पता चला तो सभी ने एकजुट होकर आज माननीय उपायुक्त महोदय के पास पहुंचे और इसका विरोध दर्ज कराया कि हमारे क्षेत्र में जब मुस्लिम आबादी है ही नहीं तो हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियां कतई स्वीकार्य नहीं है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय उपायुक्त महोदय का। देश भर के अंदर अगर सबसे ज्यादा भूमि रेलवे के बाद है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो जैसा कि सभी साथियों ने बताया, सेक्टर 23 जो है हमारा चोमाखेड़ा, काटरपुरी, आसपास का ओम विहार, जितने वहाँ के हम स्थानीय निवासी हैं, वहाँ पर अश्कमात जो भूमि अस्पताल के लिए थी, जो भूमि बच्चों के खेलने के लिए पार्क के रूप में थी, उसको HSVP ने अचानक जो है वो मस्जिद के लिए दे दिया। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में रोष हुआ और जो वहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा था वो हम सब लोगों ने सबके सहयोग से उस निर्माण को रुकवाया है। हरियाणा के खेल मंत्री और पूर्व ओलंपियन संदीप सिंह विवादों के घेरे में हैं। हरियाणा में खेल विभाग की जूनियर महिला कोच ने आरोप लगाए कि खेल मंत्री ने अपने सरकारी आवास में बुलाकर उनसे छेड़छाड़ की। महिला कोच ने यह भी कहा कि इससे पहले और भी महिला खिलाड़ियों के साथ खेल मंत्री गलत काम कर चुके हैं। विवाद उठने के बाद खेल मंत्री ने दावा किया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। महिला कोच ने बताया कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें इंस्टाग्राम के जरिए कॉन्टैक्ट किया, वैनिश मॉल पर बात की, जिससे
24 घंटे बाद मैसेज डिलीट हो गया। उसने बताया कि खेल मंत्री ने उसके साथ स्नैपचैट पर बात करने को कहा। फिर मुझे चंडीगढ़ सेक्टर 7 लेक साइड मिलने के लिए बुलाया गया। नहीं गई तो वे उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक और अनब्लॉक करते रहे। फिर उसे एक डॉक्यूमेंट के बहाने घर बुलाया गया, जहां मंत्री ने उसके साथ छेड़छाड़ की। अभय चौटाला ने कहा कि नेशनल खिलाड़ी ने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप लगाए हैं। पंचकूला में कार्यरत रही हरियाणा एथलेटिक्स कोच और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेक्टर 3 दाऊ देवीलाल स्टेडियम में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि खेल मंत्री को लंबे समय से वे जानती है, वे एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है। उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ मामले में दोनों पक्षों को सुना जाए। इतने सालों की मेहनत पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। उन्होंने मामले में उचित जांच की मांग की है। कविता देवी, डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हरियाणा, और कबड्डी की प्लेयर रही हूँ। मैंने 35 बार नेशनल खेला है और 5 टाइम इंटरनेशनल खेला है, जिसमें मेरा गोल्ड मेडल है, और नेशनल में मेरे मेडल रहे हैं 1st, 2nd, 3rd तक। आज यहाँ मैं अपनी पोस्ट के कारण नहीं, एक स्पोर्ट्स के कारण बैठी हूँ, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल स्टडी लीव पे हूँ और बेंगलोर अपनी स्टडी कर रही हूँ। NIS डिप्लोमा हमारे स्पोर्ट्स में होता है। अभी मेरी 15 दिन की छुट्टियां थी तो मैं यहाँ आई हुई हूँ। तो एक तरफ जहां खेल मंत्री संदीप सिंह पर महिला ने आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ अब खेल विभाग भी मंत्री संदीप सिंह के समर्थन में उतर आया है, जिसे लेकर खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वे खेल मंत्री को लंबे समय से जानते हैं, वे एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि छेड़छाड़ मामले में दोनों पक्षों को सुना जाए। जल्दबाजी होगी कि अगर एक पक्ष को सुनकर उस पर किसी भी तरह से कोई फैसला कर दिया जाता है। तो वहीं उन्होंने कहा कि इतने सालों की मेहनत पर सवालिया निशान ये खड़ा हो रहा है, और कविता ने मामले में उचित जांच की मांग भी की है। फरीदाबाद में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि क्राइम ब्रांच, NIT सूरजकुंड और अंखिर चौकी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम रविंद्र उर्फ राजा है, जो अंखिर गांव का ही रहने वाला है और पीड़ित लड़की के पड़ोस में रहता था, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की मामले में जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करके पीड़िता को न्याय दिलाया जाएगा। के साथ रेप हुआ, क्या है पूरा मामले में, कोई जानकारी दे दीजिए। अंखीर में एक बच्ची है 7 वर्ष की, वो स्कूल जा रही थी 27/12/2022 को, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ने के लिए जा रही थी। तो एक लड़का रविंदर नाम का, वो उसने उसको हाथ पकड़ के अपने खंडर मकान में अंदर लेके चला गया और उस बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की और उसके सर पे ईंट मारी और गला दबा के उसकी हत्या कर दी, प्लस उसको ब्लेड से गले को काट दिया ताकि वो बच ना पाए। उसके कुछ देर बाद उसने सोचा कि मैं फंस जाऊंगा, डेड बॉडी को 2 प्लास्टिक के कट्टों में रखा। बहादुरगढ़ में बेखौफ चोरों ने कंप्यूटर शोरूम को अपना निशाना बनाया और 35 लाख रुपए के लैपटॉप चोरी करके बड़ी आसानी से फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि 2 चोर बड़ी आसानी से शोरूम के अंदर दाखिल हुए और 3.5 घंटे तक महंगे 40 लैपटॉप छांटकर बैग में भरकर फरार हो गए। और रात को ऊपर से एंट्री की उन्होंने दरवाजा तोड़ के, और फिर लैब से खिड़की तोड़ी है
फिर अंदर एंट्री की उन्होंने, और 2 लोग थे जो चोरी करने गए थे, और प्रॉपर सारे लैपटॉप्स वगैरह सारा सामान पहले चेक किया। फिर जो सबसे अच्छे लैपटॉप्स थे वो उन्होंने पैक किए बैग्स के अंदर। तो कितने लैपटॉप हुए हैं, कितनी? अप्रोक्सीमेटली 40 के आसपास लैपटॉप कैरी किए उन्होंने, जो जिसकी वैल्यू 30 से 35 लाख रुपए है। तो चोर दिखाई दे रहे हैं सीसीटीवी में? सीसीटीवी में क्लियर आ रही है फुटेज, फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं उनके, और प्रॉपर बैग में पैक करके ले गए 6 बैग्स के अंदर। कितने बजे के आसपास की? करीब 1:30 बजे के आसपास एंट्री की है, 3:30 बजे के आसपास उन्होंने एग्जिट किया है। वहाँ पे लैपटॉप की 40 के करीब लैपटॉप थे। तो उनको 2 लड़के थे जो मोटरसाइकिल पे आए थे, तो बैग्स में चोरी डाल के उनको चोरी करके ले गए। पहचान होगी सर चोरों की? फेस उनके आइडेंटिफाई हुए हैं, तो जिनकी फुटेज लेके उनके फोटो निकाल के उनको तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी के प्रयास शुरू है? हाँ, टीमें बढ़ाई गई, 6 टीम की मदद ली जा रही है। जज्जर दादरी मार्ग के गांव गोधली बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार ट्राला चालक ने एक स्कूटी सवार दंपत्ति को सीधी टक्कर मार दी। साथ ही एक अन्य ऑटो को भी टक्कर मारी गई, जिसमें स्कूटी सवार दंपत्ति और ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्राला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, कल शाम को सूचना मिली थी कि गोधली बस स्टैंड बस अड्डे पे एक्सीडेंट हो गया। तो मौके पर पहुंचे, ट्राला चालक था, उसने तेज रफ्तारी लापरवाही चला के मतलब एक स्कूटी पे लेडीज और जेंट्स थे, दोनों मियाँ बीवी, उनको टक्कर मारी, उनको घसीटता ले गया। तो सामने से एक ऑटो आ रहा था, ऑटो को लपेटे में आ गया। तो ऑटो चालक की और स्कूटी चालक की मौके पर मौत हो गई। बहादुरगढ़ में दम घुटने से मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। रोहत गांव में एक और व्यक्ति की दम घुटने से मौत का मामला सामने आया है। मृतक ने ठंड से बचने के लिए देर शाम कमरे में लकड़ियां जलाई थी और सो गया था, और देर शाम समय उसका शव कमरे से बरामद किया गया है। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी अनुराग के रूप में हुई है। अनुराग बहादुरगढ़ की एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के पद पर काम करता था। देर शाम के समय वह खाना खाकर सर्दी से बचने के लिए कमरे में आग जलाकर लेटा हुआ था, तभी उसकी आंख लग गई। बाद में दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। आज सूचना मिलेगी, अनुराग नाम का व्यक्ति जो कि कंपनी में काम करता था, प्राइवेट कंपनी में, आज सुबह जो अपने कमरे पर मृत अवस्था में पाया गया, और जिसका पता चला कि वो रात को धुआं करके आग को जलाकर सो गया था, उस वजह से उसकी मौत हुई है, जिसका पोस्टमार्टम करवाना बाकी है, और कल सुबह उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे की जांच चल रही है। पुंडरी के करोड़ा गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान पहुंचे। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कंवरपाल करोड़ा के बुलावे पर वे पहुंचे थे, लेकिन वहां पहुंचे भीड़ को देखकर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल रही और इस यात्रा का मकसद बढ़ती महंगाई जैसे अन्य मुद्दों को लेकर इस यात्रा का आयोजन किया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार का अड्डा है। उन्होंने कहा कि सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम जैसी योजनाएं लाकर हरियाणा के युवाओं से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, ना कि रोजगार दिया जा रहा है। ये जो कौशल रोजगार निगम जो है जी, ये केवल हरियाणा के युवाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं जी। मतलब कोई मेरिट नहीं देखी जाती, बहुत सारी शिकायतें हैं और 30,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं। भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल है और बहुत जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। जो उद्देश्य लेके चले हैं राहुल गांधी जी जन चेतना के लिए, वो बहुत जबरदस्त उनको मिल रहा है, हर वर्ग का सब। पोस्टर लगा
निकाली थी एडीओ की 600 पोस्ट जी, 8000 एप्लीकेशन लगी, 8000 लोगों ने टेस्ट दिया जी, 600 पोस्ट के अगेंस्ट और 57 पास करे 57 जी। अब 57 इंटरव्यू में जाएंगे, उनमें से कितने होंगे ये इनका है। 600 पोस्ट के अगेंस्ट इन्होंने इस तरह के जो कोर्स से अलग जो ना लोगों के खिलवाड़ हो रहा है। 600 पोस्टें हैं, 8000 दरखास्त, तुम 57 पास कर रहे हो, उनमें से पूरा इंटरव्यू भी होना है, उनमें इंटरव्यू में 57 में से कितने लिए जाएंगे, ये एक मजाक है ये बड़ा। और अभी राहुल जी की यात्रा आ रही है, आप देख रहे हैं किस तरह से जन सैलाब उमड़ करके आए जी, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, मेवात के अंदर। अब आप पानीपत में 5 तारीख को सनौली खुर्द में हम उनको रिसीव करेंगे और 6 तारीख को एक रैली, बहुत विशाल रैली जो पानीपत में होने जा रही है, वो आपको जब बताएगी कि भाई किस तरह से हरियाणा की अब तक की वो सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। तो ये जन सैलाब हमारा मकसद बता दिया। यमुनानगर के जगाधरी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की नई शाखा का उद्घाटन हुआ। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा, बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य देवेंद्र चावला सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने इस अवसर पर कहा कि वे बैंक की सफलता की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट खेती में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्हें उम्मीद है कि बैंक इन्हीं सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे। वहीं बैंक के जोनल मैनेजर सुशांत गुप्ता ने बताया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हाउसिंग लोन सबसे कम है और 3 EMI फ्री देते हैं। इसके अलावा वाहन ऋण भी सबसे कम ब्याज पर उपलब्ध रहता है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के अलग अलग इलाकों में 10 शाखाएं जल्दी ही खोली जाएंगी। और खास विशेषकर से बैंक के जो भी अधिकारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बैंक खोला। क्योंकि मैं समझता हूँ किसी भी प्रदेश के लिए या किसी भी शहर के लिए, गाँव के लिए, उसके विकास में बैंक का बहुत बड़ा महत्व है। और आप यहाँ इसकी शुरुआत की तो उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ जो हमारे दोनों शहर है जगाधरी, जमनगर, यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी बिजनेस है। चंडीगढ़ क्षेत्र से आया हूँ। अभी हमारी चंडीगढ़ क्षेत्र की ये 91वीं शाखा जगाधरी शाखा का शुभारंभ हुआ है। मैं ये काफ़ी हर्षोल्लासित बता रहा हूँ कि ये हमारी शाखा सबसे प्राइम लोकेशन पे है और सभी मॉडर्न टेक्निक्स और सभी सेवाओं से सुसज्जित है। सो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, कृपया करके हमें सेवा का मौका दें और इस शाखा को ज़्यादा बेहतर अच्छा करने में सहयोग दें। मैं अपनी शाखा के बैंक के बारे में बताऊं, हमारी बैंक पिछले 2 सालों से नंबर 1 बैंक है